नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। आज के इस वीडियो में हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में और हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया था उसको एक बार देख लेते हैं। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में अध्ययन कर लिया था, रुधिर के बारे में अध्ययन कर लिया था कि रक्त क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। प्लाज्मा के बारे में अध्ययन कर लिया था और इसकी क्या विशेषताएं होती है या क्या क्या कार्य करता है। आज हम लोग देखेंगे तो रुधिर परिसंचरण तंत्र को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, प्लाज्मा में और रक्त कोशिकाओं में। प्लाज्मा का भाग कितना होता है संपूर्ण रुधिर में 55% और रक्त कोशिकाओं का या ब्लड सेल्स का भाग कितना है 45%। ठीक है, रक्त कोशिकाओं के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे सिर्फ आरबीसी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या होगा, रेड ब्लड कार्पसेल्स या सेल्स। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ इसे लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है आरबीसी को। अब इसके फंक्शन के बारे में हम लोग देखें अगर, तो क्या होता है, आरबीसी जो है ये रक्त कोशिकाओं का, ठीक है, रक्त कोशिकाओं की बात हो रही है इसमें, लगभग कितना होता है 99%। तो जो संपूर्ण कोशिकाएं हैं उसका लगभग 99% क्या होता है, आरबीसी होता है। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ 1% है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये चीजें पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 99% भाग समाहित होता है आरबीसी में। आरबीसी के संख्याओं की बात की जाए तो इसकी जो संख्या है वो होती है 45 से 50 लाख MMQ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संख्याएं होती हैं इसमें आरबीसी में। रुधिर कणिकाओं में अगर देखा जाए तो, रक्त कोशिकाओं में देखा जाए तो 45 से 50 लाख के आसपास। ठीक है, ये जो आरबीसी होता है ये कैसा होता है, इसमें केंद्रक विहीन होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, किसमें, आरबीसी में। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या क्या है, एक ऊंट है और एक लामा, ये दो जानवर हैं जिनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, बाकी के किसी में भी किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, केंद्रक न पाए जाने के कारण इससे होता यह है कि ये ऑक्सीजन को आसानी से परिवहन कर पाता है। ठीक है, केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण ऑक्सीजन का परिवहन कर पाता है। अब देखिए केंद्रक विहीन कोशिका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोशिका का मतलब क्या है, इससे पहले हम लोगों ने जब ब्लड देख रहे थे कि रक्त क्या होता है तो रक्त के बारे में हम लोग देखे थे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ऊतक का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक कोशिकाएं उसको मिल करके उसमें बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोशिका और ये केंद्रक विहीन होता है। अब अगर आरबीसी के जन्म की बात की जाए कि इनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण भ्रूणावस्था में 3 जगहों पे होता है। कहाँ कहाँ, एक होता है योगसेक, यानी कि जब जायगोट का निर्माण होता है उस दौरान योगसेक में आरबीसी का निर्माण होता है। इसके बाद कुछ समय बाद उस आरबीसी का निर्माण किस में होता है, भ्रूण अवस्था के दौरान यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में के बाद फिर कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। यानी कि 3 जगहों में भ्रूणावस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, यकृत, क्योंकि परीक्षाओं में अभी तक इसी पे बात की गई है। ये क्या है, ये 3 इसलिए बताया जा रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में कभी आ जाए कि आरबीसी का निर्माण होता है, ए ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया गया योगसेक, बी में दे दिया गया यकृत, सी में दे दिया गया प्लीहा और डी पे दे दिया गया इनमें से सभी।
ठीक है, तो क्या मारोगे, इनमें से सभी उस दौरान। लेकिन अगर अलग अलग दे दे कि भ्रूणावस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, इनमें से अगर 3 ऑप्शन हो, इसके बाद फिर कोई ऑप्शन हो और उनमें से सभी ना दिया हो, तो क्या मारेंगे, यकृत को मारेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक यकृत के बारे में ही पूछा गया है, ये जानकारी के लिए था। इसके बाद जब जन्म के बाद कहाँ पे होता है आरबीसी का निर्माण, तो लाल अस्थि मज्जा या RBM, रेड बोन मैरो। तो लाल अस्थि मज्जा में जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण होता है। अब ये अस्थि मज्जा क्या होता है, ये एक चित्र है अस्थि मज्जा का, यानी कि एक लंबी अस्थि है। अस्थि का मतलब हड्डी है, तो हड्डियों की जो लंबाई वाली जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, उनके जो किनारे वाले भाग होते हैं ये, ठीक है, ये क्या होता है, किनारे वाले भागों में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण इन अस्थियों में 2 जगहों पे होता है, एक तो इधर के किनारे में और दूसरा आगे के किनारे में। लेकिन इसके जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं YBM। YBM का मतलब येलो बोन मैरो, पीत अस्थि मज्जा। ठीक है, तो यहाँ से किसका निर्माण होता है, यहाँ से WBC का निर्माण होता है। ठीक है, ये याद रखना है। आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, अस्थियों के किनारे वाले भाग से आरबीसी का निर्माण होता है, जबकि जो बीच वाला है अस्थि मज्जा के बीच वाले भाग से YBM से किसका निर्माण होता है, WBC का निर्माण होता है। ठीक है, तो येलो बोन मैरो से यहाँ से होता है और लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। इतना चीजें याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और इसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी रक्त कोशिकाओं का लगभग 99% भाग होती हैं। आरबीसी की संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या होती है 45 से 50 लाख प्रति mm³। आरबीसी केंद्रक विहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अपवाद हैं ऊंट और लामा। इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाए जाने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यह ऑक्सीजन को आसानी से परिवहन कर पाता है। आरबीसी के निर्माण की अगर बात की जाए, जन्म की बात की जाए, तो इसका निर्माण 3 जगहों पे होता है भ्रूणावस्था के दौरान। कहाँ, योगसेक, यकृत और प्लीहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यकृत। ऐसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको यकृत को ही मारना है। ठीक है, जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि RBM में होता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखना है कि जो आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस या हीमोपोइसिस, यहाँ पे ई भी मिल सकता है कहीं कहीं लिखा हुआ, तो हीमोपोइसिस भी होता है, हीमोपोएसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। तो ये हो गया आरबीसी के बारे में। और आगे देखते हैं इसमें क्या है चीजें महत्वपूर्ण। तो आरबीसी का क्या होगा, विघटन। अब विघटन क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा था कि कोशिका होती है, आरबीसी क्या है, एक कोशिका है। और कोशिका क्या करती है, जब कोशिका का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद क्या होती है, ये धीरे धीरे परिपक्व होती है। परिपक्व होने के बाद इसकी अवस्था क्षीण भी होती है। क्षीण होने का मतलब कमजोर होती है, और ये जब कमजोर होती है इसके बाद इसका विघटन भी हो जाता है, यानी कि ये नष्ट भी हो जाती हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, विघटन। कहाँ होता है आरबीसी का विघटन, तो आरबीसी का विघटन यकृत में होता है, प्लीहा में होता है और अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ भी देखिए 3 चीजें हो गई। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है, प्लीहा है। ठीक है, प्लीहा या स्पिन। तो आरबीसी का जो विघटन होता है वो 3 जगहों पे होता है। अगर ऑप्शन में ए में दे दिया जाए यकृत, बी में दे दिया जाए प्लीहा और सी में दे दिया जाए अस्थि मज्जा और डी में दे दिया जाए इनमें से सभी, तो क्या मारेंगे, इनमें से सभी। लेकिन अगर एक सिंगल रूप में पूछा जाए तो क्या मारेंगे, प्लीहा को मारेंगे। ठीक है, तो आरबीसी का जो विघटन होता है वो कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, और इन 2 जगहों में भी होता है। लेकिन ऑप्शन के आधार पर आप लोग देखेंगे, ये आपकी जानकारी के लिए है, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अब ये प्लीहा जो है, इस प्लीहा के बारे में दो चीज़ें हैं। इधर इसे क्या बोलते हैं, रुधिर बैंक भी कहते हैं। ठीक है, शरीर में रुधिर बैंक किसे बोलते हैं, तो प्लीहा को बोलते हैं। और इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कब्रगाह का मतलब क्या हुआ, कब्र में क्या होते हैं, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है या नष्ट, जब जीव क्या होता है, मृत हो जाता है तो उसको कहाँ पे रखते हैं, कब्र में रखते हैं ना, तो कब्रगाह हो गया। उसी प्रकार से आरबीसी जब नष्ट होता है तो ये कहाँ रहता है, किसका कब्र कहाँ बनता है, यानी कि कहाँ पे इनको दफनाया जाता है या कहाँ पे रहते हैं, तो प्लीहा में रहते हैं। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं, किसको, प्लीहा को। ठीक है, अब रुधिर बैंक क्यों बोलते हैं, रुधिर बैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्लीहा में कुछ मात्रा में क्या होता है, रुधिर संचित रहता है। संचित रहने के कारण, तो बैंक में क्या होता है, बैंक में कुछ चीज़ें संचित होती हैं, यानी कि पैसा रुपया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुद्रा। तो इस रुधिर बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लीहा में कुछ मात्रा में जो रक्त होता है वो संचित रहता है। तो इसके बारे में दो चीज़ें हो गई। आरबीसी का जो विघटन होता है वो कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं प्लीहा को। और प्लीहा को ही रुधिर बैंक भी कहते हैं। मानव शरीर में जो रुधिर बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। अब देखिए, आरबीसी के जो विघटन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हीमोलिसिस। ठीक है, हीमोलिसिस कहते हैं इसको, आरबीसी के विघटन की प्रक्रिया को। आरबीसी के जीवन काल की बात की जाए, यानी कि ये जो जन्म से लेकर के इसके मृत्यु तक, यानी कि क्षीण होने तक, तो इसके जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। लगभग का मतलब कुछ ज़्यादा या कम भी हो सकता है, कहीं कहीं 80 से 120 दिन भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 120 दिन दिया है तो पहले 120 दिन ही मारेंगे। तो अब फिर से देखते हैं इसको एक बार। तो आरबीसी का विघटन 3 जगहों पे होता है, यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्लीहा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात है कि इसे प्लीहा को ही मानव शरीर में रुधिर बैंक कहते हैं। और प्लीहा क्या है, आरबीसी का कब्रगाह भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। आरबीसी के विघटन की प्रक्रिया को हीमोलिसिस कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल है वह लगभग 120 दिन होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। ठीक है, तो हीम और ग्लोबिन। हीम क्या होता है, ये एक लौह युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये तो कौन सा तत्व पाया जाता है, हीम नामक तत्व पाया जाता है, और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हीम नामक तत्व से और दूसरा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना है। अगला देखें, हीमोग्लोबिन की मात्रा के बारे में अगर देखा जाए तो मात्रा क्या होती है, पुरुष और महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी कि रक्त की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 13 से 15 ग्राम प्रति 100 mm³। ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मात्रा कितनी होती है, 13 से 15 ग्राम प्रति 100 mm³ पुरुषों में होती है। और महिलाओं में या स्त्रियों में देखें तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 10 से 13 ग्राम प्रति 100 mm³ होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रहना चाहिए। अगर पहाड़ों में जाने पर क्या होता है, पहाड़ों में जाने पर आरबीसी की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब जो हीमोग्लोबिन की जो मापन किया जाता है, यानी कि जो इससे नापा जाता है, ये किससे पता चलता है कि कितनी मात्रा है हीमोग्लोबिन की, तो उस यंत्र का नाम होता है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के मापन करने का जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। एक बार फिर से देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हीम नामक तत्व होता है, दूसरा ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होती है। पुरुषों में इसकी मात्रा होती है 13 से 15 ग्राम प्रति 100 mm³ और स्त्रियों में इसकी मात्रा होती है 10 से 13 ग्राम प्रति 100 mm³। पहाड़ों में जाने पर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है।
ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो मापन किया जाता है वो हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। आगे देखते हैं हीमोग्लोबिन के कार्य के बारे में। तो अगर इसके कार्य की बात की जाए तो इसका जो कार्य होता है प्रमुख रूप से हीमोग्लोबिन का, वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना प्रमुख रूप से कार्य किसका होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। इससे पहले हम लोगों ने जो प्लाज्मा को देखा था वो क्या था? पोषक पदार्थों को भेजने का जो प्रमुख काम होता है वो प्लाज्मा का होता है। हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा का मिल जाना क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? अस्थायी होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। काम करते करते इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो ऊर्जा के लिए क्या दो चीज़ें चाहिए? एक तो ग्लूकोज चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोज तत्वों के माध्यम से आ गया। अब ऑक्सीजन के लिए क्या करेगा? ये रुधिर जो है क्या करेगा? ऑक्सीजन को फेफड़े, जब हमारा हृदय रक्त को पंप करता है, ठीक है, तो पंप करने के दौरान कहाँ पहुँचता है? फेफड़े में पहुँचता है। यहाँ फेफड़े से क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन आके मिल जाती है, और ऑक्सीजन जब आके मिल जाती है तो ये क्या कहलाने लगता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये फिर जिस कोशिका को ज़रूरत है ऑक्सीजन की वहाँ पे पहुँचेगा और कोशिका में प्रवेश करने से पहले ही क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ देगा, यानी कि अलग हो जाएगा, और इसका हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग होकर के क्या होगा? इस कोशिका के अंदर पहुँच जाएगा। और जैसे ही इस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? जारण के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा? इसको ऊर्जा मिल जाएगी और ये ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रतिपूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार ये क्या हो गया? अस्थायी हो गया, यानी कि कुछ समय के बाद ये छोड़ भी देता है ऑक्सीजन को। तो ये चीजें हो गई। इसका प्रमुख कार्य हो गया ऑक्सीजन का परिवहन। अगली बात है कि 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो 100 ml रक्त 15 ग्राम हीमोग्लोबिन का परिवहन करता है। अगली है बात कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। 100 ml रक्त कितने? 20 ml रक्त का परिवहन करता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, 100 ml रक्त में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम होता है। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ले जाता है? 1.34। तो अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर दें 1.34 को 15 ग्राम से, ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम में कितना होता है? इतना होता है, तो 15 ग्राम में कितना होगा? तो 15 गुणा 1.34 ml। ठीक है, और ये 100 ग्राम रक्त की मात्रा हो गई। अगर इसको गुणा करते हैं तो क्या होगा? 15 चौको 60 हो जाएगा। हाँ, 6, 15 तिये 45, 45 5 कितना हो गया? 50, 1 51, 5, 15 कम 15, 15 5 20, यानी कि लगभग 20.10। तो इसको हम एक राउंड फिगर में 100 ml रक्त में कितना ऑक्सीजन परिवहन किया जाता है? तो 20 ml रक्त में ऑक्सीजन का क्या होता है? परिवहन हो जाता है। ठीक है, यहाँ रक्त नहीं है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 100 ml रक्त में 20 ml क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला है, जो विकसित देश होते हैं वो क्या करते हैं? गरीबी रेखा का निर्धारण हीमोग्लोबिन के आधार पर ही करते हैं। तो ठीक है, तो रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के आधार पर जो विकसित देश होते हैं वो अपने यहाँ गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, हीमोग्लोबिन के कार्य के बारे में। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 100 ml रक्त में 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। विकसित देश अपने यहाँ गरीबी रेखा का निर्धारण हीमोग्लोबिन के आधार पर ही करते हैं। आगे देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में।
कि हीमोग्लोबिन जब कम हो जाती है यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब रक्त में कमी हो जाना है ना। रक्त में कमी हो जाने का मतलब क्या होगा कि खून में आवश्यक पोषक पदार्थों का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए इसका काम क्या होता है, प्रमुख रूप से ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन उतनी मात्रा में उस कोशिका को नहीं मिल पाएगी जितना उसको ज़रूरत है, और जब उस मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज जाने के बाद भी वो क्या करेगा, एटीपी का निर्माण नहीं होगा, यानी कि ऊर्जा का निर्माण उसमें नहीं हो पाएगा और शरीर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, उतना काम करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो यही होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया नामक रोग। एनीमिया क्या होता है, रक्त अल्पता भी से कहते हैं, ठीक है। तो रक्त की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब ये एनीमिया रोग 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, B6, B9 और B12। ये 3 विटामिन जिम्मेदार होते हैं एनीमिया नामक रोग के लिए। B6 एनीमिया जो होता है इसे क्या बोलते हैं, इसको साधारण एनीमिया बोलते हैं, यानी कि रक्त में कुछ कमी आ जाना, जिससे कि जैसे मान लीजिए 13 mm वो पाया जाता है रक्त में मात्रा हीमोग्लोबिन की, तो अगर इससे कम हो गया, मान लीजिए 12 हो गया, 11 हो गया या 10 हो गया, तो क्या हो गया, ये साधारण एनीमिया हो गया। यानी कि महिला और बच्चों में जो रक्त की कमी होती है वो B9 की कमी से होती है, और इस B9 की कमी से होने वाली जो एनीमिया है इसका नाम क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इसको बोलते हैं, ठीक है। तो B9 की कमी से होने वाला जो एनीमिया है उसे बोलते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। B12 की कमी से जो होने वाला एनीमिया होता है इसमें क्या होता है, इसमें इस दौरान पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो परिपक्वन नहीं हो पाता, हीमोग्लोबिन का क्या होता है, परिपक्वन नहीं हो पाता। क्या होता है, रक्त क्या है, कोशिका है, और जो कोशिका है तो क्या होगा, वो जन्म लेगी तो धीरे धीरे अपना विकास एवं वृद्धि करेगी, है ना। लेकिन जब हीमोग्लोबिन का परिपक्वन नहीं हो पाएगा तो ये कोशिका क्या होगी, वृद्धि या विकास नहीं कर पाएगी, और ऐसी स्थिति में रक्त की कमी हो जाएगी। इस B12 की कमी से होने वाली एनीमिया को परमेसिस या प्राणघातक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो B12 की कमी से होने वाली एनीमिया के दौरान क्या होता है, हीमोग्लोबिन का परिपक्वन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में इस एनीमिया को क्या बोलते हैं, परमेसिस या प्राणघातक एनीमिया कहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता। एनीमिया 3 प्रकार का होता है, B6, B9 और B12। ये तीनों विटामिन एनीमिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। B6 की जो कमी से जो एनीमिया होता है उसे बोलते हैं साधारण एनीमिया। B9 की कमी से होने वाला जो एनीमिया उसे बोलते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, और यह महिलाओं और बच्चों में देखने को मिलता है प्रमुख रूप से। B12 की कमी से जो होता है तो उस एनीमिया को बोलते हैं परमेसिस या प्राणघातक एनीमिया। B12 की कमी से क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन है उसका परिपक्वन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने देख लिया RBC और हीमोग्लोबिन के बारे में। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड कर दिया है इसका, रक्त परिसंचरण तंत्र का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।